नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सवालों के जवाब विशेषज्ञ के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और इसी क्रम में आज हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय जो है वो बेहद ही खास है, क्योंकि आप और हम सब ये जानते हैं कि देश और दुनिया में होने वाले कई सारे विवादों का एक मूल कारण जो है वो है जमीन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूमि सर्वेक्षण और भू अभिलेख विषय पर, और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विवेक कुमार सिंह की। सर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि हम एक कॉलोनियल कंट्री में रहे हैं, अंग्रेज़ों का शासित हमारा पूरा देश रहा है। उसके बाद ज़मींदारी की एक प्रथा आई जिसको भी एबॉलिश किया गया। लेकिन जब हम भू सर्वेक्षण की बात करते हैं, भूमि सर्वेक्षण की बात करते हैं या लैंड रिकॉर्ड्स की भी बात करते हैं, उसका एक ऐतिहासिक पक्ष भी है जो एक बहुत ही मजबूत पक्ष है। आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में मतलब जब ब्रिटिशर आए तो 3 तरह की व्यवस्था थी हमारे यहाँ। एक जो बिहार बंगाल में था वो ज़मींदारी व्यवस्था थी। एक जो दक्षिण और पश्चिम भारत में था वो हम जिसको रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं, और उत्तर भारत में उसको हम लोग मालवारी व्यवस्था कहते हैं। तो जहाँ रैयतवारी व्यवस्था था साउथ इंडिया में, वहाँ तो प्रशासन सबके ज़मीन का जो रिकॉर्ड है और उसकी जो सारी विवरणी है उसके पास होती थी। जो मालवारी सिस्टम में ये व्यवस्था था कि भाई गांव का जो प्रधान होगा वो सारा चीज़ रखेगा। ज़मींदारी में दुर्भाग्यवश ये था कि ज़मींदार से सरकार को एक मुश्त पैसा लेना था, तो ज़मींदार ही सारे अभिलेख रखता था। तो उस पृष्ठभूमि में क्या हुआ कि बिहार सफ़र किया। बिहार कैसे सफ़र किया ये पब्लिक को जानना भी ज़रूरी है कि जब हम ज़मींदारी लाए 1793 में, तो उसके बाद बिहार बंगाल में वो ज़मींदारी की व्यवस्था चलती रही। फिर हम आज़ाद हो गए। 47 में ज़मींदारी को समाप्त कर दिया गया, उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो अब ये देखिए कि ज़मींदार के पास सारे अभिलेख थे, और वो 47 की अवधि के बाद 1952 में हमारे अंचल का सृजन हुआ। और जो रैयतवारी व्यवस्था थी या मालवारी व्यवस्था थी, उसमें तहसीलदार हुआ करता था जो सारा रिकॉर्ड रखता था। अच्छा जी। तो हमारे पास तो रिकॉर्ड वही आया जो ज़मींदार के पास से आया। तो इस तरह के रिकॉर्ड में क्या सही था क्या गलत था वो तो हम लोग देख नहीं पाए। और हमारे जो संस्थागत व्यवस्था थी वो 1952 में आई। तो 5 साल का एक गैप था जिसको कि हमको कवर करना था कि रिकॉर्ड सही आए और कैसे आए, उनको कैसे मेंटेनेंस हो। जब अंचल की व्यवस्था हमने प्रारंभ की 1952 में, तो उस समय कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं था। तो वो प्रक्रिया निर्धारित हुआ 1953 में जाकर के खास महल मैनुअल के रूप में। कि अंचल में क्या कौन से रिकॉर्ड संधारित किए जाएंगे, कैसे संधारित किए जाएंगे। तो ये एक ब्रॉड हमारा वीकनेस था जो हम लोग इनहेरिट किए कंपेयर टू बाकी जो राज्य हैं हिंदुस्तान के, उसके मुकाबले। सर, एक बड़ा सवाल आता है कि बिहार सरकार जो है ज़मीनों को रिकॉर्ड कर रही है, अब उसको डिजिटल मोड में उसको लेकर के आ रही है। ऐसे में भू सर्वेक्षण किस तरीके से किया जा रहा है, क्या उसकी प्रक्रिया है और वो ऑथेंटिक है कि नहीं? क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आप लोग किस तरीके की प्रक्रिया अपनाते हैं भू सर्वेक्षण के दौरान। देखिए, भू सर्वेक्षण तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो एकदम क्लीन स्लेट पे रिकॉर्ड बनाता है। हम लोग 2 तरफा व्यवस्था कर रहे हैं बिहार में। पहला तो जो हमारे अभिलेख पहले से बने हुए हैं, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो अंचलों में हैं, जो ज़िलों में हैं, उसको हम लोगों ने 1 दिसंबर 2017 से डिजिटाइज करना प्रारंभ किया और प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो अब जितना हमारा रिकॉर्ड है, विशेष तौर से वैसे रिकॉर्ड जो कि आपको खरीद फरोख्त में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम जमाबंदी बोलते हैं, तो सारे जमाबंदी करीब 4.25 करोड़ जमाबंदी हम लोगों ने बहुत रिकॉर्ड टाइम में उसको डिजिटाइज करवा लिया। और उसके बाद पूरे जो म्यूटेशन, जिसको हम हिंदी में दाखिल खारिज भी बोलते हैं, नामांतरण भी बोलते हैं, तो उसके प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि पहले एक शिकायत आती थी कि भाई अगर आपसे कर्मचारी जी खुश नहीं है या कोई खुश नहीं तो आपका पेज ही फाड़ देगा। अच्छा जी। आपके रिकॉर्ड के साथ टैंपरिंग कर देगा, उसमें कुछ लिख देगा। तो वो करने से आदमी असहाय सा महसूस करता था। उसको लगता था कि भाई मेरे रिकॉर्ड का तो हमको कोई जानकारी नहीं है, और जो कस्टोडियन है अगर वो मिसचिफ कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो अब वो जो डेटा है वो हम लोगों ने एक जनरल पोर्टल पे है, आप कोई भी व्यक्ति अपने गांव का अपना देख सकता है। ठीक है, उसमें भी समस्याएं आ रही हैं,
जी। कि अभी कभी कभी अंचल में कोई बदमाशी करके नाम में हेरा फेरी कर देता है, बाकी चीज़ कर देता है। बट इसमें पब्लिक को ये समझना आवश्यक है कि डिजिटल फॉर्मेट में अगर कोई हेरा फेरी भी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहेंगे कि नहीं हमको मालूम ही नहीं कौन किया। तो किस सेकंड में किस तिथि को वो चेंज आया वो आप पकड़ लेंगे। तो वो वक्त का फेर है कि अगर उसको नहीं पता चल रहा है तो उसको एहसास हो जाएगा कि ये हम फेर बदल और हम मतलब टैंपरिंग नहीं कर सकते। तो वो रिकॉर्ड जब आया तो उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ किया कि बहुत सारे रिकॉर्ड इनकम्प्लीट थे। तो इनकम्प्लीट थे तो उन रिकॉर्ड्स को कैसे हम करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, या रिकॉर्ड में कुछ त्रुटियां थी जो ऑनलाइन दिख रहा था। तो हम लोगों ने एक परिमार्जन पोर्टल बनाया। परिमार्जन का मतलब है रेक्टिफिकेशन, कि जो मिस्टेक्स दिख रहे हैं आपको, आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपको अंचल ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। उसके बाद एक इशू बैंकर्स लाते थे कि हमको ऑनलाइन जो एलपीसी इशू कराना चाहिए, बिकॉज एलपीसी में भी बहुत शिकायतें आती थी कि हम अपना भूमि मतलब का जो प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं उसमें हमको बहुत दौड़ाता है, बहुत परेशान करता है। तो अब आप उसके लिए भी आपको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, अंचल ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार लगान जमा करने में आपको मालूम नहीं चलता था कितना लगान जमा करना है, तो रसीद कटवाना भी एक चैलेंज होता है। तो यद्यपि कि हम ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि हमने सारे समस्याओं का समाधान कर दिया है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जरूर बना दिया है कि कालांतर में इन समस्याओं को हम मूल रूप से खत्म कर सकेंगे। जी। और सरकार उस और विभाग जो है साथ मिलकर प्रयासरत है। एक सवाल सर्वेक्षण से जुड़ा ही है सर, कि जब हम सर्वेक्षण की बात करते हैं, अब बिहार सरकार विशेष सर्वेक्षण की बात कर रही है, ऐसे में अमीन की जो भूमिका है वो बहुत सीधे तौर पर नज़र आती है। ऐसे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनकी निगरानी किस तरीके से की जा रही है, और क्या उनके लिए भी कोई समय सीमा तय की गई है जिस समय सीमा में उन्हें वो काम करके देना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत रेलिवेंट भी है कि बिहार में विशेष सर्वेक्षण का एक अधिनियम बनाया गया 2011 में। 2012 में उसके रूल्स बना दिए गए। उसके बाद पूरे बिहार का हवाई जहाज से फोटोग्राफी कराया गया। जितना ज़मीन है बिहार का सबका एरियल फोटोग्राफी करा दिया गया, और उस एरियल फोटोग्राफी के आधार पे एक नया नक्शा तैयार किया गया जो हवाई जहाज से कैसा दिख रहा है वास्तविकता में। और एक दूसरा हमारा जो है जो पुराना सर्वे का नक्शा है। तो ये दोनों नक्शा को मिला करके हम लोग फील्ड में क्या किए कि 3 चरण में बिहार में विशेष सर्वेक्षण करा रहे हैं। पहला चरण में 20 जिला में करीब 90 अंचल लिए, उसके बाद उसके शेष अंचल हम दूसरे चरण में लिए हैं, और तीसरे चरण में जनवरी से हम लोग पूरे राज्य भर में सर्वेक्षण कराएंगे। तो सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि आप एक क्लीन स्लेट से शुरू करें, कि भाई आप गए, ज़मीन का पहले बाउंड्री देखे, उसका एरिया देखे और उसकी मिल्कियत देखे। तो ज़मीन का जो नक्शा, जिसको स्पेशल डेटा कहते हैं, नक्शा हम तय कर दें, और उसका मालिक मतलब किसके पास है कि मालिकाना हक है वो हम तय कर दें। तो ये दोनों चीज़ अगर तय कर देंगे तो समझिए कि एक नए सिरा से पूरा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्रिएट आ जाए। और जो कि एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड हो, जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, जो कोर्ट में भी मतलब उसका मतलब ये सैंक्टिटी है और अन्य जगहों पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ज़मीन का मालिक है उसको क्लैरिटी है। जी बिल्कुल। जो आज चूंकि हमारे रिकॉर्ड पुराने हैं तो जमाबंदी है भी तो बहुत लोगों के दादाजी के नाम पे है, परिवार में बंटवारा नहीं हुआ तो पता नहीं चल रहा है कि किसका हिस्सा कौन है। अगर 20 प्लॉट है मतलब फरीकों में, भाइयों में, तो 20 में कौन किसका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस भी हो जाता है। जी। तो उसको दूर करने के लिए विशेष सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब भूमिका, हाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। और जहाँ तक अमीन का आपने प्रश्न उठाया है, अमीन बहुत ही वाइटल है इस पूरे प्रोसेस में। अमीन का काम ये है कि जब एरियल फोटोग्राफ होता है तो एरियल फोटोग्राफ के बाद आपको सबसे पहले क्या करते हैं, आप गांव का 3 सीमाना तय करते हैं कि गांव के बाउंड्रीज कहाँ हैं। उसके बाद टोटल उसका बाउंड्री वेरिफिकेशन करते हैं, और तब देखें हैं कि जो हवाई जहाज से फोटो खींचा गया और जो ज़मीन में मिलान किया गया वो सही है कि नहीं। ऐसी संभावना है कि हवाई जहाज से आप फोटो खींचे, सरकारी तालाब है, वो 10 एकड़ का तालाब था, बगल के लोगों ने अतिक्रमण करके उसको 4 ही एकड़ का कर दिया है। तो आप हवाई वाले फोटो को भी फाइनल नहीं मानेंगे, क्योंकि होना तो 10 एकड़ चाहिए था। तो वो ये देखेगा कि सरजमीन पे और नक्शा में क्या फर्क है, और तब वो बताएगा कि नहीं एरियल फोटो में भी ये चेंज लाना चाहिए, क्योंकि एरियल फोटो तो वास्तविकता दिखा रहा है, और वास्तविकता अगर लॉ के अनुरूप नहीं है, इलीगल है, तो उसको तो करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग अमीन के माध्यम से करा रहे हैं, और उसमें समय सीमा सबका बंधा हुआ है। हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं, और एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है पीओपी का,
अच्छा। परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, कि उसको हम लक्ष्य देते हैं तुमको ये करना ये करना ये करना, पॉइंट्स देंगे, और अगर तुम सक्सीड नहीं कर पाओगे अनफॉर्चुनेटली तो तुम्हारी सेवाएं भी समाप्त कर देंगे, और तुम कर लिए तो तुमको ऑनर भी करेंगे। तो यानी कड़े नियम उनके लिए। हाँ, कड़े नियम है, क्योंकि पब्लिक को हम डिले नहीं करा सकते हैं। पब्लिक ऐसे ही बेचैन है, तो हमको देखना पड़ेगा कि एक आदमी की कोताही से अगर 1000 आदमी को नुकसान हो रहा है तो हमको कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। तो इसीलिए हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। हाँ, चैलेंजेस आते हैं, जैसे बिहार में बाढ़ आ गया मान लीजिए बीच में, इस बार बरसात बहुत हो गई, तो अमीन के भी काम में लिमिटेशन है, उनको पंचायत इलेक्शन में ड्यूटी लग गया, तो ये सारी समस्याएं उनके पास भी हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन अंत में यही चाहते हैं कि वो समय पर काम करें। और हमारे विभाग का जो मोटो है गति के साथ गुणवत्ता, हम लोग बोलते हैं कि गति जरूर दीजिए लेकिन गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। तो ये दोनों चीज का ब्लेंड होना चाहिए, ये हम लोग प्रयास करते हैं। सर, आगे हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि परिमार्जन और दाखिल खारिज को लेकर के एक लंबी प्रक्रिया में पहले जाना पड़ता था, एक लंबा समय उसमें देना पड़ता था, लोगों के पास समय कम भी है। आपने अभी परिमार्जन पोर्टल की भी बात की, किस तरीके से ये पोर्टल काम करता है? क्या दाखिल खारिज इससे बहुत आसान हो गया है? और बिहार के किन जिलों में या फिर कहाँ इसे सुचारू ढंग से किया जा रहा है? देखिए, ऑनलाइन जो म्यूटेशन है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ, अप्लाई करते हैं। अगर आपका कोई विवाद नहीं है, कोई प्रतिवाद नहीं करता है, तो हमारा डायरेक्शन है कि उसको 35 दिन के अंदर आपको वो म्यूटेशन करके दे देगा। अगर कोई फरीक बोलता है कि नहीं इसमें हमको आपत्ति है, वो दावा आपत्ति करता है, तो फिर उसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा समय देते हैं, करीब 63 दिन का समय देते हैं कि भाई इस अवधि में कर दीजिए। और अगर वो नहीं करता है तो हम लोगों ने इसे RTPS में भी कवर किया है, राइट टू पब्लिक सर्विस में, ताकि अगर वो नहीं करता है तो उसको हम पेनलाइज भी कर सकें। तो ये हमारा टाइमलाइन है। परिमार्जन हम बोलते हैं, परिमार्जन में ज़्यादा आप उठापटक फील्ड में तो जाना नहीं है। परिमार्जन में दो ही चीज़ होता है, एक आपके ऑनलाइन क्या दिख रहा है और एक आपके पास कागजात क्या है। दोनों तरह के कागजात को आप अपलोड कीजिए, बताइए कि देखिए मेरे पास जो वास्तविक कागजात है ये है, और आप जो ऑनलाइन पे दिखा रहे हैं ये है, ये गलत है। तो उसको तो ऑफिस में ही चेक करेगा, उसमें तो फील्ड में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें हम लोग 30 दिन के अंदर बोलते हैं कि आपको करेक्शन करना है तो 30 दिन के अंदर करेक्शन कर दीजिए। तो इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है कि अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, कर्मचारी के पास नहीं जाना पड़ता है, और हर एक आदमी आजकल कंप्यूटर का सदुपयोग करना जानता है, मोबाइल का सदुपयोग करता है, तो वो घर बैठे कर सकता है। सर, एक ऑनलाइन लगान भुगतान की भी आपने चर्चा की अभी, किस तरीके से ऑनलाइन लगान भुगतान जो है वो किया जा सकता है? अभी ऑनलाइन लगान में जैसे आप जाइएगा, हमारा जो बिहार भूमि पोर्टल है, आप बिहार भूमि पर जाइए, आप अपना उसमें लिखा रहेगा अपना भू लगान देखें। तो भू लगान देखेंगे तो आप अपना क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, आप जिला पे जाइएगा, अंचल पे जाइएगा, अंचल के बाद अपने मौजा के जाइएगा, मौजा के बाद आप अपना नाम लिख दीजिएगा। नाम लिख दिए तो आपका आ गया कि भाई इनके जमाबंदी में 5000 रुपया इनका बकाया बाकी है, और इन्होंने लास्ट जो दिया है 2016-17 तक दिया है। तो आप उसके बाद अपना पेमेंट गेटवे यूज़ करके आप वहीं से अपना राशि जमा जैसे आप करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग से, आप सीधे वहाँ से जमा कर दीजिए, आपका अप टू डेट हो जाएगा, रसीद डाउनलोड हो जाएगा। इसमें भी समस्या है, इसमें ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ बहुत ये है। अभी जो हमारे पास अपलोड हुए हैं तो बहुत सारे ऐसे मतलब बहु लगान के जो आंकड़े हैं, जो वास्तविक व्यक्ति ने उसको जमा तो किया था लेकिन अपलोड नहीं हुआ। तो उसको भी सुधार के लिए हम लोग कर रहे हैं कि आपका अगर मतलब लगान जमा हुआ है, आपके पास रसीद है मान लीजिए 19-20 तक का, और उसमें 16-17 ही दिखा रहा है, तो आप 3 साल का एक्स्ट्रा क्यों दीजिएगा? आपका अधिकार है कि आप बताइए कि भाई हम तो 19-20 का दिए, हमको तो मात्र 1 साल का लो। तो ये भी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी चूंकि बहुत लोगों को कंप्यूटर का जानकारी नहीं है और मतलब इस तरह का, और सर ऑनलाइन लोग पेमेंट भी नहीं करना चाह रहे हैं बहुत सारे लोगों के मन में। इसलिए दोनों ऑप्शन हम लोग रखे हैं। दोनों ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन करना चाहिए तो ऑनलाइन, ऑफलाइन, लेकिन कालांतर में हमको लॉन्ग टर्म में हमको ऑफलाइन की व्यवस्था को समाप्त करना होगा और ऑनलाइन पे ही जाना होगा। जी। तो सर जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं, क्या ये इसे हम एक साक्ष्य के रूप में कहीं प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने कहीं? बिल्कुल, पहले हम लोग के रसीद में वो लिखा रहता था कि विदाउट प्रेजुडिस, और मतलब उसका पर्पस ये था कि इसका जुडिशियल यूज नहीं था, उसको हम लोगों ने हटा दिया है कि अब इसका मतलब इसकी सैंक्टिटी है। और हम लोग अभी मतलब कुछ ही समय में जो हमारे रिकॉर्ड ऑफ राइट है, लगान है, सभी को डिजिटली साइन करके देंगे। तो फिर वो ऑथेंटिक हो जाएगा, डिजिटली साइन रहेगा, आप स्कैन करके उसको देख लीजिएगा कि ऑथेंटिक है कि नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा।
सर, एक बड़ा सवाल ये है कि कई सारे लोग जो हैं वो आप तक पहुंचते होंगे और विभाग तक भी पहुंचते होंगे ये कहते हुए, और आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार कि एक ही ज़मीन को कई बार बेचा या ख़रीदा गया है। क्या है ये पूरा मामला? जब हम इतनी सैंटिटी की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि इतनी ऑथेंटिसिटी है, उसके बाद भी अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, और अगर हो भी जा रही है तो सरकार या विभाग उस तरफ क्या कर रही है या क्या कड़े कदम उस तरफ उठा रही है? देखिए, बहुत ही वैलिड प्रश्न है आपका और बहुत रेलिवेंट है। इनफैक्ट अभी यहाँ दूरदर्शन में आने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारा प्रस्तुतिकरण इसी बिंदु पे था। अच्छा। कि अभी जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है तो विशेष सर्वेक्षण में हम लोग एक विशेष प्रावधान लाने जा रहे हैं। वो प्रावधान ये है कि आप जब भी नक्शा आपका मतलब पहले परिवर्तित नहीं होता था, एक नक्शा जो सर्वे के समय आया वही रहेगा। अच्छा। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि हर एक बार जो दाखिल खारिज होगा तो दाखिल खारिज में नाम तो परिवर्तन हो जाता है, आपके पिताजी से आपका नाम आ गया, लेकिन मैप पर नक्शा तो वही रहा। तो अभी क्या होता है, पटना में दानापुर एवरीडे हमारे पास शिकायतें आती हैं कि एक ही प्लॉट को वो 10 बार बेच दिया। अच्छा, हर एक भाई, चूंकि नाम तो सबका प्लॉट में जुड़ा हुआ है, 5 भाई का नाम है पांचों, तो पांचों सड़क से ही बेच देगा। अच्छा। या पांचों मतलब एक ही पोर्शन को बेच देगा जो सबसे कमर्शियली वायबल है। तो खरीदने वाला तो देख रहा है कि भाई इसके पास ये प्लॉट है, इसके पास ये एरिया है और ये बिक रहा है। तो पहले 2 समस्याएं आती थी। अच्छा। पहले तो था कि 1 एकड़ जमीन है उसको 5 एकड़ बेच दिया। अच्छा। क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड था वो तो कर्मचारी के पास था, कोई पब्लिक देख नहीं रहा है, कोई ऑटोमेटिक उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो आप बांटते चले जाइए। और जो लगान रसीद होता है वो तो चेकबुक की तरह है कि आप चेक पे साइन कर दीजिए, आपके अकाउंट में अगर मान लीजिए 5,000 रुपया भी है, आप तो चेक 5 लाख का साइन कर सकते हैं। आप उसको लेके चेक लेके घूम रहे हैं कि देखिए हमारा रसीद कटा हुआ है, लेकिन कोई तो आपको बेवकूफ़ बना गया है। क्योंकि जो पहले जो जिसको करेक्शन स्लिप बोलते थे हम लोग, कि वो सुधार हुआ है कि नहीं, मतलब वो नाम आपके नाम पे कट के आया है कि नहीं। मान लीजिए 1 एकड़ है और अभी भी जो बेचने वाला है उसके पास 1 एकड़ है और आपको आधा एकड़ बेच दिया, तो जमीन तो 1.5 एकड़ हो नहीं सकता, जमीन तो 1 ही एकड़ रहेगा। तो उसको दूर करने के लिए हमारा जो ऑनलाइन पद्धति है वो सफिशिएंट है। लेकिन जो नक्शा वाला एलिमेंट है, जो बड़ा चैलेंज है कि अब चूंकि लैंड आप देखते हैं कि कोई बड़ा प्लॉट है, अगर वो नेशनल हाईवे वाला पोर्शन है तो उसका वैल्यू अगर 10 लाख रुपए कट्ठा होगा तो इधर का वैल्यू 1 लाख रुपए कट्ठा होगा। तो सभी आदमी अपना चाहेगा कि 10 लाख रुपए कट्ठा ही बेचे, उसको उस पर अधिकार है कि नहीं ये तय करना होगा। तो ये हम लोग कर रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिसको स्पेशियल म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा। उसमें स्पेस एरिया का म्यूटेशन होगा और हिंदुस्तान में पहली बार, हम लोग अभी प्रयास यही है कि हिंदुस्तान में पहली बार एक डायनेमिक मैप का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। अच्छा। कि अभी तक नक्शा क्या है, नक्शा जो आप गुलजार बाग से जो हमारा 1920 का नक्शा है, 1930 का नक्शा, वही नक्शा देख रहे हैं। हमारा जो नए सर्वे होगा तो उसमें एक सर्वे का अपना फिक्स नक्शा होगा जो स्टैटिक नक्शा होगा, और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, हर एक बिक्री और खरीद के बाद वो नक्शा परिवर्तित हो जाएगा। अगर एक प्लॉट मान लीजिए 174 नंबर है, वो 2 भाग में बटा, तो नक्शा में भी 2 भाग में बटेगा, दिखेगा। तो जिसको खरीदना है, क्योंकि खरीदने वाले को तो पहले कोई सोर्स नहीं था, वो आप रजिस्ट्री करते हैं तो हम आप जो भी चाहें वो लिख करके साइन करा लेंगे, लेकिन कोई ऐसा कॉमन सोर्स रहे जिससे पता चल जाए कि नहीं ये नक्शा कटा हुआ नहीं, तो वो हम लोग अभी करा रहे हैं और वो जो है वो गेम चेंजर होगा। तो उस पर हम लोग प्रयासरत हैं कि वो हिंदुस्तान में पहली बार हम लोग डायनेमिक नक्शा का कॉन्सेप्ट लाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति कोई ट्रांजैक्शन के पहले उसको हमारे पास पैरवी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप देखिए नहीं जमीन सही बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। तो हम जमीन का मालिक और जमीन का एरिया सब हम लोग बता देंगे कि भाई देखिए आपका ये पोजीशन है, आप इसके बियॉन्ड अगर खरीद रहे हैं तो आप ठगा रहे हैं। जी। एक इसी के साथ जुड़ा एक अतिरिक्त सवाल है सर कि जाली दस्तावेज बनाकर के भी कुछ लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, उन पर किस तरीके की कार्रवाई जो है वो विभाग या सरकार की तरफ से होती है? देखिए, हमारे हाथ कुछ बंधे हुए हैं लॉ के हिसाब से। जैसे हम लोगों ने एक अमेंडमेंट लाया था जिसमें ये तय किया था कि जो बेचने वाला है उसका नाम जमाबंदी में होना अनिवार्य है। अच्छा। तो उससे होता है कि कम से कम सही बेचने वाला ही जमीन बेच पाता। लेकिन जो एक्ट है रजिस्ट्रेशन का, उसमें बोलता है कि आप टाइटल और बाकी चीज़ नहीं देखेंगे। तो इसी का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने हमारे उस आदेश को क्वॉश कर दिया। यद्यपि कि अब हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर आपको म्यूटेशन कराना है तब तो आपको जमाबंदी देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो पहला है कि हम लोगों को मतलब वहाँ एक लिमिटेशन है कि चूंकि ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन के ट्रांजैक्शन के पहले हम ये सब चीज़ हम देख नहीं सकते हैं, उस ग्राउंड पे रोक नहीं सकते हैं। तो वो एक मजबूरी है। लेकिन जब हमारा लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर हो जाएगा तो कोई भी बायर इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि कोई गलत लैंड ले ले। तो ये विशेष सर्वेक्षण के बाद तो ये स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए,
लेकिन वर्तमान में जो है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि म्यूटेशंस करके, आपको म्यूटेशन का बता दें दाखिल खारिज का, कि पहले से 2.5 गुना 3 गुना एक साल में बढ़ गया है। और मतलब पहले जहाँ 10 लाख म्यूटेशन होता था एक साल में 25 लाख होता है। आदमी मेरा उतना ही है, उससे कम ही है रादर। तो ये संख्या बढ़ रहा है, तो हम लोग जागरूकता बढ़ रही है और हर एक आदमी मतलब बात करे, जैसे आप बात कर रही हैं, तो आपके मतलब सीनियरिटी का लोग पहले जानता भी नहीं था कि जमाबंदी क्या है, भू सर्वेक्षण क्या है, दाखिल खारिज क्या है। मतलब सब समझता है कि जहां हम रह रहे हैं वो मेरी ज़मीन है, उसमें नाम किसी का क्या फ़र्क पड़ता है। जी, जी। तो अब लोग समझता है कि नहीं, आपके पास अगर जायदाद है, ज़मीन है, तो उसके अभिलेख भी आपके हक में होने चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा दिन तक उसको होल्ड नहीं कर सकते। जी, जी। सर, एक बड़ा ही साधारण सा सवाल है जो आम आदमी का सवाल है कि एक ज़मीन को ख़रीदने के समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक बहुत ही साधारण सवाल है और इतनी सारी बातों के बाद भी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ध्यान में रखें खरीदते समय। खरीदते समय सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मतलब फंडामेंटल है कि वो जमाबंदी में उसका नाम, उसका राइट है कि नहीं। अगर जमाबंदी में नाम नहीं है तो आंख मूंद करके उसको रिजेक्ट कर दीजिए। अच्छा। दूसरा, वो आप वहाँ से अंचल से या कहीं से आप जरूर पता करा लीजिए कि उसमें जमाबंदी किसके नाम से कितना कितना ऑलरेडी कट चुका है, वो टोटल एरिया जो बता रहा है वो एरिया एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये 2-3 चीज़ हैं, वही आप फंडामेंटली चेक कर सकते हैं। नहीं तो पुराने सिस्टम में उसके बियॉन्ड आपके पास कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब है कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि इस जमाबंदी में किसका किसका नाम है, और ये पता कर सकते हैं बेचने वाले से कि उसका परसेंटेज कितना है, ये वो बताना पड़ेगा उसको। अच्छा। और किस पोर्शन में वो बेच रहा है वो आपसे पूछना पड़ेगा। मेरे नए सर्वे में तो पूछने नहीं, आपको अपने दिख जाएगा। लेकिन अभी आपको उससे संतुष्ट होना पड़ेगा, तभी आप पैसा दें। अच्छा। नहीं तो दलाल सब इस तरह का होता है कि आपको मतलब चांद दिखा करके कुछ भी बेच देगा। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और आदमी इतना बेचैन होता है, हम तो हर एक व्यक्ति को बोलते हैं कि बिहार में जो लैंड है ना, वो 3 जनरेशन में लैंड का 3 कॉनोटेशन है। बिल्कुल। जो फर्स्ट जनरेशन है वो जब लैंड खरीदता है तो बड़ा उत्साहित रहता है, उसको लगता है मैंने किला फतह कर लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आज 1 लाख का ज़मीन है कल 10 लाख में होगा। सेकेंड जनरेशन, उसका बाल बच्चा उसको उपभोग करता है, मज़ा करता है। और थर्ड जनरेशन कोर्ट में लड़ता है। जी, जी। तो ये स्थिति है। हम लोग नहीं चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि 4th जनरेशन 5th जनरेशन हर एक आदमी उस लैंड का जो राइटफुल जो ड्यू है उसके लिए उसका सदुपयोग करे। जी, जी। सर, एक सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण को लेकर के कई सारे लोग हैं, चूंकि सरकार अब डेवलपमेंट के मोड में है और वो चाहती है डेवलपमेंट, तो इस वजह से अधिग्रहण करना भी पड़ता है। लेकिन भूमि अधिग्रहण के लिए कई बार लोग तैयार नहीं होते हैं, जिसमें बंच ऑफ पीपल हैं जिनको तैयार होना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए सरकार कैसे कन्विंस करती है या विभाग कैसे कन्विंस करती है लोगों को? देखिए, जब लैंड एक्विजिशन होता है तो उसके मतलब पूरे प्रोसेस जो 2013 में एक नया अधिनियम बना, पहले लोग के साथ था कि ज़बरदस्ती करके लैंड एक्विजिशन कर लिया जाता था, लोग अभिरुचि नहीं रखते थे, लगता था कि अपनी ज़मीन हम नुकसान पहुँच रहे। अब 2013 एक्ट के बाद 2-3 चीज़ें हैं जो पब्लिक को जानकारी है और वो बेचैन रहता है। एक तो ज़मीन का जो आपका मूल्य है वर्चुअली उसका 4 गुना मिलता है आपको लैंड एक्विजिशन पे। तो बहुत लोग चाहता है कि जिस लैंड से हमको ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है वो हम बाज़ार में बेचेंगे तो 1 लाख में बिकेगा, अगर सरकार एक्वायर कर लेगी तो 4 लाख में बिकेगा। दिक्कत वहाँ आता है जब मतलब कोई एरिया में जैसे आपके ज़मीन में वो मतलब लिखा हुआ है धनहर या खेत लिखा हुआ है। अच्छा। और वो ज़मीन हो गया बहुत महंगा, वो कॉमर्शियल हो गया। अब कॉमर्शियल हो गया तो पब्लिक तो उसका कॉमर्शियल के हिसाब से चाहता है, लेकिन रिकॉर्ड तो वो परमिट नहीं करता है। तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। लेकिन उसमें जो एक्ट है वो क्लियर है कि पहले तो एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाता है, ये देखने के लिए कि वो ज़मीन मतलब से लोगों को तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा नुकसान होगा। तो जब जो इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाता है उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, तब उसके बाद ही उसके आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो है कि जेनरिक नेचर का कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा जो इंडिविजुअल नेचर का है, जो अगर मान लीजिए लीनियर प्रोजेक्ट है जिसमें रोड बनना है और कोई एक प्लॉट वाला बोलेगा कि हम नहीं देंगे, तो आपको तो फिर मतलब रुक नहीं सकते हैं। तो उसमें एक प्रावधान है, जो आप राशि जिसको जो ड्यू है वो एक लार अथॉरिटी होता है उसके सामने जमा कर दीजिए और काम करके आगे बढ़िए, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है वो रुके नहीं और जो व्यक्ति जिसको जितना मुआवजा मिलना है वो भी जायज़ मुआवजा मिले, मिल जाए। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विभाग का क्या विजन है इस तरफ, कैसे वो भूमि सर्वेक्षण को लेकर के हो या विशेष सर्वेक्षण को लेकर के हो या कि लैंड रिकॉर्ड को लेकर के हो, किस तरीके की अभी एक कोशिश है जो विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से हो रही है? देखिए, हम लोग का मतलब चूंकि लैंड इतना महत्वपूर्ण इशू है तो उसको लेकर के हम लोग मल्टी प्रॉन्ग्ड अभी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो डिफिशियंसी क्या था, मैन पावर का था।
कि एक आदमी अगर कर्मचारी को खोजता है तो वो कर्मचारी समझिए कि आधा से ज़्यादा अंचल कवर करता है। तो कर्मचारी की कमी हमारी बहुत बड़ी मतलब वीकनेस थी। दूसरा कमी था हमारा अमीन का, कि अमीन नहीं था, आपको मापी कराने के लिए लोग मेरे पास पैरवी करते थे। जी। तीसरा कि भाई हमारा ये दोनों चीज़ है तो म्यूटेशन पेंडिंग है, क्योंकि एक जो अंचल अधिकारी है उसके पास मतलब एक दिन में वो 20 मामला का निष्पादन कर सकता है। मान लीजिए कोई सदर का अंचल है तो उसमें एक दिन में 20 करेगा, एप्लीकेशन आता है 80। तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में 80 का डिस्पोजल करें। तो आज हम लोगों ने मतलब यही है आज डिस्कशन में जो इमर्ज कर रहा था कि एक तो हम लोग जो राजस्व पदाधिकारी है उसको भी हम म्यूटेशन का पावर देंगे ताकि वो गति हमारी डबल हो जाए। दूसरा है अमीन, हमारे पास हम लोगों ने उसके पीछे पढ़ करके करीब 1700 से ऊपर अमीन हमारे पास आ जाएंगे अगले महीने। और अगले ही महीने हमारे पास 4400 कर्मचारी आ जाएंगे। तो जो एक सबसे मेजर हमारे डिपार्टमेंट का वीकनेस था वो था मैन पावर का। तो उसको हम लोग दूर करेंगे ताकि वो फील्ड में मतलब परेशानी लोगों को कम हो और मतलब अंचल में हर एक बार नहीं जाना पड़े, आपके गांव में ही अमीन और कर्मचारी मिल जाए। दूसरा है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आपको जान के खुशी होगी बल्कि बिहार वासियों को कि पूरे देश में सर्वेक्षण कराया गया था कि कौन सा ऑनलाइन में सबसे अच्छी सर्विसेज दे रहा है। तो बिहार को मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट माना गया पिछले साल। हम लोग 36% ग्रोथ लाए थे, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बिल्कुल। पब्लिक सेटिस्फैक्शन जो है वो हमारे डिपार्टमेंट, चूंकि आप मतलब उपभोक्ता की बात कर रहे हैं तो पब्लिक हमारे एंड यूजर हैं, कंज्यूमर्स हैं। अगर उनको हम बेटर सर्विस नहीं और गति के साथ गुणवत्ता नहीं दे सकते हैं तो कोई फायदा नहीं। तो हम लोग डिपार्टमेंट के लिए एक मतलब मोटो बनाया है, उसका मतलब जो सारांश है कि स्पष्ट संपदा जो है शांति सर्वदा। अगर जो प्रॉपर्टी अगर क्लियर है तो आपका पीस फॉरएवर है, और अगर वो नहीं है तो नाक में दम है, आधा समय आप अपना जमीन पे कोर्ट कचहरी ही दौड़ते रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पब्लिक के लिए हम लोगों ने पहले जो लॉजिस्टिक्स की कमी थी, मैन पावर का कमी, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की कमी, उसको दूर किया है। जो हमारे जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव किया है। और जो फाइनल है वो मेरा स्पेशल सर्वे है, अगर वो हो जाएगा तो काफ़ी हद तक सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि विवेक जी ने आपको बताया, ये बेहद ही खास बात उन्होंने कही है कि गुणवत्ता जो है वो बहुत ज़रूरी है, यानी गति के साथ गुणवत्ता। और बिहार सरकार और विभाग जो है लगातार प्रयासरत है इस तरफ कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा ना हो। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।